अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। जाने अज़ीज़, सोनी मिर्ज़ा, किस्त नंबर 32। आर्यान रात को कमरे में आया तो मीरम अभी भी बेड पर टेक लगाए बैठी थी। खाना खाया तुमने? वो करीब आकर खड़ा हुआ। जी। मेडिसिन? जी। साहब मुझे सब कुछ खिलाकर गई है। ओके फाइन। मैं किचन में जा रहा हूँ। क्यों? खाना खाने? जब सबने मिलकर डिनर किया तब आप टेबल पर नहीं गए क्या? नहीं। मैं तो अभी भी वापस आया हूँ। कहाँ थे आप? काम गया था कुछ। तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ। मैं खाना खाकर लैपटॉप पर थोड़ा काम करूँगा और फिर खुद ही सो जाऊँगा। नहीं, मुझे फ़िलहाल नींद नहीं आ रही। चलिए मैं आपको खाना देती हूँ। लिहाफ़ को पीछे करके उसने उठना चाहा मगर वो फ़ौरन बोल उठा। नहीं, तुम बस रेस्ट करोगी और अपनी डाइट का प्रॉपर ख़्याल करोगी। पहले ही बहुत कमज़ोर हो तुम। पर मैं काफ़ी देर से बिस्तर पर लेटी हुई हूँ। थक गई हूँ। नीरम, तुम सो जाओ प्लीज़। मुझे आज बहुत काम है। पर मुझे नींद नहीं आ रही तो कैसे सोऊँ? अच्छा मैं खाने की ट्रे यहीं ले आता हूँ, फिर साथ बातें भी करेंगे और खाना भी खाएँगे। आप क्यों लाएँगे? मुझे लाने दें प्लीज़। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आप काम करेंगे तो। इसमें काम करने वाली कौन-सी बात है? सिर्फ़ अपने लिए खाना लेने तो जा रहा हूँ। पर फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीरम और मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम बस अपना ख़्याल रखो। अपनी सुनाए वो किचन में गया और खाने की ट्रे लेकर थोड़ी ही देर में कमरे में वापस आया। वो ट्रे को उसके सामने रखकर खुद भी रूबरू बैठ गया। चलो मैं खाना खाता हूँ और तुम भी मेरे साथ खाना खाओ। पर मैंने बताया तो है कि मैं खाना खा चुकी हूँ। हाँ, पर जहाँ तुम पहले 1 रोटी खाती थी, अब वहाँ 2 रोटियाँ खाओगी। चलो शाबाश, मुँह खोलो। उसने नवाला बनाकर उसके मुँह के सामने किया। आर्या, मुझे ज़रा भी भूख नहीं है, प्लीज़। ज़्यादा नहीं खा सकती। मीरम, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम खाना खाओगी। लहज़ा सख्त हुआ। पर भूख नहीं है तो कैसे आगे गुज़ारूँ? पेट फुल है मेरा। देखो, मैं वेरी लास्ट टाइम तुमसे कह रहा हूँ कि खाना खाओ और अगर तुमने फिर भी नहीं खाया, तो मैं भी खाना नहीं खाऊँगा। हैं? ये क्या बात हुई? उसने तेवरी चढ़ाई। इसलिए कह रहा हूँ कि खाना खाओ। आर्या मैं वो फिर से इनकार करना चाहती थी और उसने गुस्से से नवाला वापस ट्रे में रखते हुए अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। आर्या, मैं खाना खा रही हूँ। प्लीज़ कहीं मत जाएँ। पुष्ट पर से उभरती उसकी बारीक आवाज़ सुनकर वो अपने मुँह में ज़बान घुमाकर मुस्कुराया और फिर रुख पलटाकर दोबारा करीब आ बैठा। खाओ। वही नवाला उठाकर उसने ऊपर किया तो मीरा मुँह में डाल दी। आप भी खाएँ ना? हाँ, खा रहा हूँ। अगला नवाला उसने अपने मुँह में डाला था। एक नवाला वो इसके मुँह में डालता, तो एक अपने। मीरा बमुश्किल उसे अपने हलक के नीचे उतारती रही। जब उसकी बर्दाश्त और हाशमे ने जवाब दे दिया, तो वो रोनी सूरत बनाए उसे देखने लगी। इसकी शक्ल देखकर वो निचला होंठ दबाकर मुस्कुराया। मज़ा आ रहा है ना आपको मुझे तंग करके? बहुत मज़ा आ रहा है। उसने करीब होकर सरगोशी की। अरे आप प्लीज़, मुझसे मज़ीद नहीं खाया जाएगा और अगर ज़बरदस्ती खिलाएँगे तो क्या हो जाएगी? ओके, अब नहीं खिला रहा। ये लो पानी पियो। अब उसने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। वो दिल में शुक्र अदा करती हुई ग्लास को अपने होठों से लगा गई। ग्लास में आधा पानी बच गया था और जहाँ मीरम ने होंठ रखे थे, वहीं अब अपने होंठ रखकर उसने उसका बचा हुआ पानी पिया। इसकी हरकत पर वो मुस्कुराहट बखेर गई। खाना खत्म करके उसने ट्रे को वापस किचन में रखने की ज़हमत नहीं की थी, बल्कि वहीं एक तरफ टेबल पर रख गया। फिर उसने लैपटॉप उठाया और अब इसके करीब बैठकर अपनी गोद में धर लिया। स्क्रीन ऊपर ऑन करके और न जाने इसमें क्या सर्च करने लगा। अचानक उसकी अपनी दाएं तरफ बैठी बीवी पर नज़र पड़ी तो वो उसे घूर रही थी। अब ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? आप बहुत बुरे हैं। वो ज़ोर से हँसा तो मीरा उसे हँसते हुए नज़र भर कर देखने लगी। मुस्कुराते हुए वो सच में कमाल का हसीन लगता था। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको? हुँ, आप चाहे एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लें, मगर मैं मोटी नहीं होने वाली। अच्छा, इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? उसने निगाहें सुकेड़ी। क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया कि मैं मोटी हो जाऊँ, लेकिन मैं जितना मर्ज़ी खा लूँ, मुझे लगता ही नहीं है। तो फिर अब या तो खाना लगेगा या फिर या फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। क्या? उसे धचका लगा। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, इतनी कमज़ोर बीवी का मैं क्या करूँगा? अगर किसी दिन हवा चलेगी तो तुम तो गायब ही हो जाओगी। इसकी आँखों में शरारत थी। नीरव ने तकिया उठाकर इसके बाजू पर मारा। अरे! लैपटॉप टूट जाएगा। टूटता है तो टूट जाए। दोबारा ऐसी फ़िज़ूल बातें की ना आपने तो आप मुझे छोड़ें या ना छोड़ें, लेकिन मैं आपको ज़रूर छोड़ दूँगी।
ये कभी नहीं हो सकता, वो ठाठ से बोला। क्यों नहीं हो सकता? उसने अपना हाथ पसली पर रखते हुए उसे देखा। बाजू ज़ख्मी है तुम्हारी, लेकिन लड़ने से फिर भी बाज नहीं आ रही। बात को घुमाएँ नहीं और ये बताएँ कि क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं जानता हूँ अब तो मुझे छोड़ नहीं सकती। अगर ऐसी बात है तो फिर अभी छोड़ कर जा रही हूँ। ओके, जाओ। हनूस बेनियाज़ी से उसने कंधे उचकाए। मीरम उठकर दरवाजे की तरफ कदम दौड़ाने लगी। वैसे जाने से पहले मैं तुम्हें याद करवा दूँ कि लास्ट टाइम भी जब तुम कमरा छोड़कर गई थी तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था? इसने इस बार अगर ये गलती की तो वाक़ई सर पर सोतन लाकर बिठा दूँगा। उसके लफ्ज़ों पर वो अपने होंठ और मुठियाँ दोनों भींचकर वापस घूमी और फिर से बेड पर चढ़कर बैठ गई। आर्या ने स्माइल पास की। अगर दोबारा सोतन का नाम लिया तो मैं भी आपके सर पर सोतना लाकर बिठा दूँगी। क्या? व्हाट इज़ सोतना? वो हँसा। मेरा दूसरा शौहर। जुमले के मुकम्मल होते ही आर्या की हँसी फ़ौरन से फ़ना हो गई। चेहरे पर पूरी तरह संजीदगी छा गई। दोबारा ऐसी बकवास मत करना, ज़बान खींच लूँगा तुम्हारी। अपनी अच्छी खासी बेइज़्ज़ती होने पर उसने मुँह लटका लिया था। वैसे आपकी ये बात गलत है। खुद की मर्तबा बर्दाश्त नहीं होता और जब आप मुझे कहते हैं तो मुझे तकलीफ़ नहीं होती। वो डरते-डरते बोली थी। तकलीफ़ होती है तो दोबारा ये कमरा छोड़कर जाने की गलती मत करना। और ये जो तुमने कहा है ना, ज़रा इसको बैठकर गहराई से सोचना कि तुमने क्या बकवास की है। इसके फिर से खरी-खरी सुनाने पर वो लेटते साथ ही लिहाफ ओढ़कर करवट मुखालिफ सिमत में बदल गई। आर्या ने सर झटककर लैपटॉप पर काम शुरू कर दिया। मीरम बेआवाज़ रोने लगी थी। अचानक इसकी हल्की सी सूसू की आवाज़ सुनकर उसने अपनी गर्दन उसकी पुश्त की तरफ घुमाई। मेरी थोड़ी-सी तलख़ बात अब इससे बर्दाश्त नहीं होती और फिर भी मुझसे कहती है कि मोहब्बत नहीं करती। वो खुद से मन में मुखातिब हुआ और फिर अपने लैपटॉप को बंद करके साइड टेबल पर रखते हुए लेट गया। उसने जैसे ही उसकी तरफ रुख मोड़कर उसकी कमर में हाथ डाला तो उसने अपनी गर्दन मोड़कर पीछे देखा। वो मुस्कुरा रहा था। मीरम करवट बदलकर सीधी लेट गई। मुझे नहीं पता था तुम्हें मेरी बात का इतना बुरा लगेगा। मैं तो तुम्हें समझाना चाह रहा था मीरम। अपने सर के नीचे हाथ टिकाकर उसने नरमी से लफ्ज़ परोए। मीरम ने अपने हाथ की पुश्त से दोनों आंसू साफ किए। तुमसे पहले भी कहा है कि रोया मत करो। मुझे तकलीफ़ होती है। रुलाते भी खुद हैं और फिर खुद को ही तकलीफ़ होती है। हाँ, तुमने गलत बात की थी इसलिए तुम्हें डाँटना बनता था। मुझे नहीं करनी है आपसे बात। आप बहुत बुरे हैं और ज़ालिम भी। और इसी ज़ालिम शख्स के बिस्तर पर तुम इस वक़्त मौजूद हो। आर्या, आपको मेरे ज़ालिम और बुरा कहने से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो पूरी तरह उसकी तरफ घूमी। नहीं, बल्कि ट्रस्ट मी मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे ऐसे कहती हो, क्योंकि मुझे पता है, तुम इसे ये दिल से नहीं कहती। मैं दिल से आपको ज़ालिम कहती हूँ। दिल से ज़ालिम कहती या दिल से ज़ालिम समझती, तो अपना दिल भी मुझे कभी ना देती। पर मैंने कब दिया? अब तो मानोगी नहीं तो अलग बात है। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। पर मुझे नहीं आ रही। वो मुस्कुराया। सोचिएगा भी मत। देख रहे हैं ना आप कि मेरे बाजू पर ज़ख्म है? खतरे का अलार्म महसूस करके उसने झट से कहा तो आर्या फिर से हँसा। वैसे इतना ज़ालिम भी नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो। तुम्हें सोना है तो सो जाओ। मुझे नींद आ गई तो सो जाऊँगा, वरना काम करूँगा। उसकी जुल्फ़ों में प्यार से अपनी उँगलियाँ फेरते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोल रहा था। मीरम का दिल तेज़ी से धड़कने लगा और कितनी ही देर उससे नैन दो चार करने के बाद उसने आँखें मूंद ली। आर्या उसके सोए वजूद को कई सानियों तक देखते रहा। उसके चेहरे के एक-एक नक्श को वो पूरे गौर से देख रहा था। एक बार फिर से उसकी कमर में हाथ डाले वो बिल्कुल उसके साथ चिपक कर अपना चेहरा भी उसके चेहरे के साथ मिलाए, आँखें बंद कर गया। नाश्ते की मेज़ पर सभी मौजूद थे जब आर्या मीरम का हाथ थामे उसकी कुर्सी सीधी करके उसे बिठा गया। डार्लिंग ने हैरानगी से देखा। इतनी आवभगत? उसे मीरम की किस्मत पर रश्क आ रहा था। फिर वो खुद भी बड़ी कुर्सी पर बैठा तो सबने नाश्ता शुरू किया। भाई, समीर बोला। कल मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। उसकी निगाहों में शर्मिंदगी थी। तुम्हें एहसास हो गया है तो काफ़ी है। क्यों? कल इसने क्या कहा था आपसे? मीरम ने तफ्तीश करना चाही। कल टाइगर और ज़मीर की थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी, बस इसलिए वो सॉरी कर रहा है। डार्लिंग ने जवाब दिया। पर इस वक़्त मैं कहाँ थी? तुम अपने कमरे में आराम कर रही थी मीरम, आर्या ने कहा। भाभी वैसे आपने ये सब क्यों किया? मतलब खुदकुशी की कोशिश क्यों की? कुछ नहीं, बस मेरी भी बस थोड़ी-सी लड़ाई हो गई थी तुम्हारे भाई के साथ।
इसलिए। ओह! हुँ, डार्लिंग, तो पूरी टीम को इन्फॉर्म कर दो कि कल सुबह हम लोग ब्लैक फॉरेस्ट के लिए निकल रहे हैं। खुशखबरी सुनकर मीरम की आँखें चमक उठी। ओके टाइगर, पर भाई आपने तो जाने से मना कर दिया था ना? हाँ, पर तुम्हारी भाभी की ज़िद है इसलिए जाना पड़ेगा। ओह! बीवी की बात तो माननी पड़ती है। दोनों मुस्कुराए। टाइगर को सामान भी रखना है। हाँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे कैंपिंग के लिए कुछ और टॉर्च के अलावा कुछ हथियार भी। ओके। और मीरम तुम्हें शॉपिंग पर जाना हो तो डार्लिंग के साथ चली जाना। पर मुझे आपके साथ जाना था। मैं बिज़ी हूँ आज, इसलिए नहीं जा सकता। जवाब सुनकर उसका चेहरा मांद पड़ गया था। डार्लिंग, तुम ले जाना मीरम को। ओके टाइगर। नाश्ता जारी रहा। आज आर्याल जल्दी घर आ गया था और समीर कराटे क्लासेस लेने गया था। अब इसकी ज़िंदगी का मकसद अपने भाई जैसा बनना था। इस लम्हे आर्याल टीवी लाउंज में सोफे पर बैठा न्यूज़ सुन रहा था और मीरम इसकी आमद से बेखबर अपने कमरे में विराजमान कोई इंग्लिश नावल पढ़ रही थी। अचानक डोरबेल बजी और आर्याल रिमोट सामने मेज पर रखते हुए दरवाज़ा खोलने गया। सामने एक इंतहाई अधेड़ उम्र शख्स खड़ा था। उसने अपना लॉन्ग कोट सीधा किया और आर्याल को देखा। वो दोनों एक दूसरे को पहचान गए थे। ताया जान आप? काफ़ी दिनों बाद तशरीफ़ लाए। आए ना? वो उसे सहारा देकर अंदर लाया था। अगरचे वो इतना भी अधेड़ उम्र नहीं था कि वो खुद चल ना सके, लेकिन उसने एहतरामन सहारा दिया। इन्हें सोफ़े पर बिठाकर मीरम को सदा लगाने लगा। हैं? ये कब आए? आर्याल की आवाज़ सुनकर वो खुद से बुड़बुड़ाई और फिर नावल के सफ़े को फ़ोल्ड करके उसे एक तरफ रखती हुई बाहर आई। सामने मौजूद इस शख्स को देखकर वो ठिठक सी गई। मीरम, ये मेरे ताया जान हैं और ताया जान, ये मीरम है, आपकी बहू। साथ वाले सोफे पर अपनी जगह संभालते हुए उसने तारुफ करवाया तो वो अजीब हवस भरी नजरों से सर से लेकर पांव तक उसे देखने लगा। आर्याल ने इसकी नजरों को नोटिस नहीं किया था क्योंकि वो इन पर भरोसा करता था। अरे वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ मेरे पास आकर बैठो। प्यार लो मुझसे। उसके कहने पर वो हाँ में गर्दन हिलाती हुई इसके साथ ही बैठ गई। आर्याल सामने वाले सोफे पर था। इसके सर पर प्यार देते हुए वो अपना धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकाने लगे और उसकी ब्लाउज़ की हुक पर अपना हाथ रखकर थोड़ा-सा मसला तो मीरम अंदर तक काँप गई। अपनी आँखों को दाएँ से बाएँ घुमाते हुए उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ बंद की और फ़ौरन उठकर कमरे में चली गई। इसका यूँ यकायक उठकर जाना इसके शौहर को नागवार गुज़रा था। अरे! ये उठकर क्यों चली गई? उस शख़्स ने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की। वो एक्चुअली कहता है कल से इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो शायद इसीलिए चली गई कमरे में। हकीकत से बेखबर वो बात को सँभालने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, अच्छा। वैसे तुम्हारी बीवी तो बहुत प्यारी है। अच्छी बच्ची से शादी की तुमने। जानता हूँ। उसने लब बखेर दिए। मैंने तो सुना है कि जमील ने भी शादी कर ली। इसकी बीवी कहाँ है? वो घर में चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगे। वो जॉब करती है और दफ्तर गई हुई है। अच्छा, अच्छा। और बाकी घर में भी कोई नहीं होता? हाँ, हम सब काम पर चले जाते हैं और जमील ने भी आज से जिम के अलावा कराटे क्लासेस लेनी भी शुरू कर दी। उसके एग्जाम्स हो गए, अब कोई जॉब करेगा। तो मीरम घर पर अकेली होती है? जी, लेकिन कोई ना कोई चक्कर लगाता रहता है। कभी मैं तो कभी आइमा। आइमा? आइमा कौन है? माथे पर रग उभरी। ज़मीर की बीवी का नाम आइमा है। सब प्यार से उसे डार्लिंग कहते हैं। अच्छा, अच्छा। तो तुम किस वक़्त काम से वापस आते हो? जब फ्री हो जाओ। अच्छा। आप बताएँ क्या बनवाऊँ आपके लिए? नहीं कुछ नहीं, अब तो मैं तुम्हारे घर हूँ तो तुम्हारी बीवी से कह के कुछ भी बनवा लूँगा। आखिर वो मेरी बेटियों जैसी है। जी, जी, बिल्कुल। आपका जो दिल चाहे आप मीडियम से फ़रमाइश कर सकते हैं। हुँ। बाकी और सुनाओ तुम दफ्तर के मामलात वगैरह? गुफ्तगू जारी रही थी। अगले रोज घर पर कोई नहीं था। मीरम ने आर्याल से उसके ताया की हरकत का जिक्र नहीं किया था और अपने कमरे में नावल उठाए अपनी गोद में रखे फिर से उसकी बकिया कहानी पढ़ रही थी। जरखान खान जो कि आर्याल के ताया का नाम था वो चारों जानब का जायजा लेते हुए इसके कमरे में आए। मीरम को आदत थी कि वो घर पर जब कोई भी नहीं होता था तो अपना दुपट्टा उतारकर खुद को पुरसकून रखते हुए ऐसे ही कमरे में बैठी रहती थी। वो दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर ही सीधा अंदर आया और मीरम पर एक झलक डालकर अभी खड़ी ही हुई थी कि उसने लॉक कर दिया। उसकी हरकत और निगाहों में उठती हुई हवस को देखकर वो इसके इरादे समझ गई थी। दिल में उभरता खौफ उसकी जान निकालने लगा था। अपने हलक में खौफ की एक लहर उतारते हुए उसने करीब पड़ा अपना मोबाइल उठाया और रियाल का नंबर मिलाकर उसे कॉल की ही थी।
खुद पर गुजरने वाली क़यामत का मज़बूती से सामना करने की पहली कोशिश में ही उसने सफ़ाक के सामने भागकर उसके हाथ से मोबाइल खींच लिया था। "क्या कर रहे हैं आप? छोड़ें मुझे। आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी बेटियों की तरह हूँ।" वो उसकी कलाई पकड़कर ज़ोर से दबा गया था। उसने उसकी दूसरी कलाई दबाई थी, वरना ज़ख्मी दबाता तो शायद उसकी वाक़ई जान निकल जाती। आर्यान अपनी रोलिंग कुर्सी पर टेक लगाए बैठा सिगरेट के कश ले रहा था और न जाने इसके ज़हन में किसी मिशन को पूरा करने की खातिर कौन-सी साज़िश चल रही थी। जब इसका फ़ोन सिर्फ़ एक टोन बजाकर बंद हो गया। उसने स्क्रीन ऑन की तो मीरम की मिस्ड कॉल आई हुई थी। हैरानगी से देखते हुए उसने कॉल बैक की और फ़ोन कान से लगा लिया, लेकिन उस शख्स ने तो उसका फ़ोन फ़र्श पर दे मारा था, जिससे वो टूटकर बंद हो गया। नंबर को बंद पाकर आर्यान ने अजीब नज़रों से अपने फ़ोन को देखा। इसी वक़्त डार्लिंग इजाज़त लेकर अंदर आई। डार्लिंग, टाइगर ये देखो इस वीडियो में। फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं देखना डार्लिंग। तुम एक काम करो, मेरे घर के तमाम कैमराज़ ऑन करो और देखो कि ताया जान कहाँ हैं। पर क्यों? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? जितना कहा है उतना करो और मेरे सामने लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग चलाओ। जी। दूसरी कुर्सी दूसरी कुर्सी को उसके करीब खींचकर वो लैपटॉप उठाए, उसे ऑन करके तमाम कैमराज़ की लाइव रिकॉर्डिंग लगा गई। इसके घर में हर तरफ कैमरे मौजूद थे, सवाए कमरों के। जब ज़रआब खान उसे घर में और कहीं भी नज़र न आया, तो अपना फ़ोन उठाकर उसे पैंट में डालता बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया। डार्लिंग भागकर उसके पीछे हुई। नैना और ज़ावियार ने रिसेप्शन पर बैठे इन्हें तेज़ी से जाते हुए देखा। ये टाइगर और डार्लिंग अचानक कहाँ जा रहे हैं? नामुराद ने पूछा। यकीनन कुछ तो हुआ होगा, नैना बोली और उसने कंधे उचका दिए। टाइगर इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ है? वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था जब डार्लिंग ने उसकी पुश्त पर चलते हुए सवाल किया। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कुछ गड़बड़ है। आर्या थोड़ा रुक कर कहने लगा। क्या आप अपने ताया जान पर शक कर रहे हैं? वो जांचती नजरों से देखने लगी। तुम जानती हो डार्लिंग, मैं अंधा एतबार किसी पर भी नहीं करता। मुख्तसरन कहकर वो गाड़ी में जा बैठा था। डार्लिंग भी अपनी गाड़ी में बैठती उसके पीछे ही दौड़ा गई। सहल खान के साथ अस्पताल आई थी और इस वक्त वो डॉक्टर के सामने मौजूद थी। डॉक्टर क्या हुआ है मेरी बीवी को? बीमार सी रहती है, चक्कर भी आते हैं और मतली भी। खान बोला। ज़बान जर्मनी थी। देखिए आप थोड़ा सा वेट करें, रिपोर्ट्स बस आती ही होंगी। चंद लम्हात तक वो खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे और फिर अचानक एक नर्स हाथ में कोई फाइल लिए अंदर दाखिल हुई और डॉक्टर को पकड़ाई तो उसने उसे बाहर जाने का कहा। फाइल पर नजर डालकर वो थोड़ा सा मुस्कुराई। क्या है रिपोर्ट्स में डॉक्टर? अब सहल को फिक्र लाहक हुई थी। मुबारक हो, आप उम्मीद से हैं। इनकी खुशखबरी सुनाने पर दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने बैक वक्त एक दूसरे को देखा और फिर सहल ने शर्माकर चेहरा झुका लिया। आप इनका बहुत बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें कि इन्हें कभी किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। जी डॉक्टर, खान ने जवाब दिया। और अगर इनका ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाए तो ये मेडिसिन दीजिएगा। जी। डॉक्टर के हाथ से पर्ची पकड़ते हुए उसने फिर से अपनी बीवी को देखा और मुस्कुराकर बाहर निकल गया। उसने भी इसके नकूश की पैरवी की थी। गाड़ी में इसके साथ बैठते हुए भी वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है साहब। उसने स्टीयरिंग घुमाते हुए इसकी तरफ देखा। आई रियली लव यू। लव यू टू खान। वैसे अब हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ तुम कहो। तो फिर हम लोग भाई और भाभी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने खुशखबरी मीरम भाभी को सुनानी है। क्यों? डार्लिंग भी तो तुम्हारी भाभी है। उसे नहीं सुनाओगी? उसे भी सुनाऊंगी, लेकिन मीरम के साथ ज़्यादा बनती है ना मेरी। वैसे मीरम भाभी हैं ही इतनी अच्छी कि बहुत जल्द सबके दिलों में उन्होंने जगह बना ली। हुँ, हाँ, आपने तो इतना अरसा डार्लिंग के साथ काम किया है और अब भी कर रहे हैं, तो आपको डार्लिंग कैसी लगती है? ठीक है वो भी, मगर गुस्से की थोड़ी तेज़ है। हाँ, लगता भी है। वैसे ज़मीर को बिल्कुल परफेक्ट बीवी मिली है, वो इसी के काबिल था। क्यों? तुम्हें अच्छा हस्बैंड नहीं मिला? नहीं, उसने चौंक कर देखा। मुझे सिर्फ अच्छा नहीं, बल्कि बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है। वो तफ़सील समझाने लगी तो खान फिर से हँसा। अब मुझे आर्या भाई बहुत अच्छे लगते हैं और एक चीज़ मैंने महसूस की है कि वक़्ती तौर पर इनका फ़ैसला हमें ठीक नहीं लगता, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने अगर हमारे बारे में कुछ सोचा था तो बेहतर ही सोचा था। आखिर उन्होंने हम दोनों बहन-भाइयों को बचपन से पाला है। अब मुझे समझ आती है इनकी। हुँ, टाइगर वैसे पता नहीं इतने आगे का कैसे सोच लेता है। सच कहूँ तो कभी-कभी मुझे भी समझ नहीं आती कि इसे काफ़ी सारे सीक्रेट्स पता कैसे चल जाते हैं। हाँ, प्लीज़ आप मेरे भाई को टाइगर मत कहा करें। क्यों?
मेरे भाई का नाम इतना प्यारा है और आप सबने बिगाड़ कर इनका नाम टाइगर रख दिया, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। ओह! दरअसल हम सब लोग शुरू से ही इसे टाइगर कहती हैं, इसलिए अब आदत बन गई है। हाँ, वैसे क्या लगता है हमारा बेटा होगा या बेटी? जो भी हो बस खैर-खैरियत से हो। आमीन। पता है, अब मैं मीरम भाभी के पास जाऊँगी ना, तो हम दोनों मिलकर लड़कियों के भी नाम तलाश करेंगे और लड़कों के भी। लगता है तुम्हें तो भाभी के रूप में दोस्त मिल गई है। हाँ, बिल्कुल, कुछ ऐसा ही है। वैसे शादी से पहले जब तुम पढ़ती थी, तब तुम्हारी कोई दोस्त नहीं थी? थी। उसे अचानक एक लंबे अरसे बाद रुमैसा का ख्याल आया जिसके बारे में सोचते ही उसका चेहरा मांद पड़ गया। तो अब क्यों नहीं रही वो? वो आर्याल भाई को पसंद करने लगी थी और चाहती थी कि मेरी भाभी बन जाए। लेकिन आप तो जानते हैं खान, कि भाई किसी की नहीं सुनते। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मीरम भाभी से शादी कर ली और जब रोमी को ये बात पता चली, तो पहले इसका रवैया बदला और फिर धीरे-धीरे हमारी दोस्ती ही खत्म हो गई। उसने उदासी से अपनी गोद में देखा। ओहो! ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर वो नाराज़ हो गई थी तो तुम मना लेती। यही तो बात है कि वो नाराज़ नहीं हुई थी। बस उसके दिल में मेरे लिए मैल पैदा हो गया था और दिलों की मैल हम इतनी जल्दी नहीं उतार सकते ना। हुँ, आपका कोई दोस्त नहीं है? है ना? कौन? वो दिलचस्पी से ताड़ने लगी। तुम्हारा भाई, मेरा सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त है। वाह! पहली बार देख रही हूँ कि किसी साले और बहनोई में इतना प्यार है। उसने टोंट किया तो वो कहकहा लगा गया। और मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ कि किसी नंद और भाभी में इतना प्यार है। इस बार हँसने की बारी इसकी थी और वो खुलकर हँसी थी। आपकी ज़मीन के साथ इतनी क्यों नहीं बनती? इसकी नेचर थोड़ी अजीब है और वो काफ़ी जज़्बाती है। बचपना है इसमें, शायद अब भी। हुँ, लेकिन अब क्या करें? घर का जानवर है, निकाल भी तो नहीं सकते। इसकी बातों में फिर से ज़ोरदार हँसी बुलंद कर गया। इसे इतना मत तंग किया करो, किसी दिन तुम्हें मार-मार कर तुम्हारा उल्लू बना देगा। उसकी ऐसी की तैसी कि वो मुझे मारे। अगर एक मारता है तो 4 खाता भी है। वैसे तुम दोनों आपस में इतना क्यों लड़ते हो यार? अब तो तुम दोनों शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी एक साथ मिलकर बैठो तो तुम दोनों की फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। खान हमेशा वो लड़ाई शुरू करता है और फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं भी शुरू हो जाती हूँ। वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार वही लड़ाई शुरू करे। क्या मतलब है आपका? मैं लड़ाई शुरू करती हूँ? अच्छा, अब तुम मुझसे मत शुरू हो जाना। अच्छा खान, हम घर जा रहे हैं तो रास्ते से मिठाई भी ले लेते हैं। हाँ, मैंने पहले ही सोच रखा है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। पता है, कल आरयाल भाई की बर्थडे है। वैसे मीरम भाभी को ये बात पता नहीं होगी, लेकिन अब मैं इन्हें जाकर बताऊँगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो भाई के लिए कोई ना कोई सरप्राइज़ प्लान ज़रूर करेंगी। लेकिन टाइगर को तो सरप्राइज़ेज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब मीरम भाभी प्लान करेंगी ना, तो देख लेना कि उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। वैसे इससे पहले तो मुझे याद नहीं कि कभी टाइगर के बर्थडे का ज़िक्र भी हुआ हो। हाँ, क्योंकि अगर हम बचपन में प्लान करने की कोशिश करते थे, तो भाई डाँट देते थे, इसलिए हमने प्लान करना ही छोड़ दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भाई की बर्थडे भूल जाती थी। मुझे हमेशा याद होती थी और मैं बस सरसरी सजाकर विश कर देती थी। इन्हें मेरा बस विश करना भी अच्छा नहीं लगता था और संजीदगी से वो रुख मोड़कर चले जाते थे। लेकिन अब इनका मूड सेट करने वाली आ गई है और मुझे पूरा यकीन है कि भाभी के प्लान किए गए सरप्राइज़ेज़ को देखकर वो गुस्सा करने की गलती कभी नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? भई, बीवी की नाराज़गी कैसे बर्दाश्त करेंगे? पर मीरा भाभी तो वैसे ही छोटी-छोटी बातों पर रो पड़ती हैं। तो अगर उन्होंने गलती से एक आँसू भी बहाया तो आर्याल भाई वहीं हिम्मत हार जाएँगे। वैसे बड़ी चीज़ हो तुम यार साहब। शुक्र है, कभी गरूर नहीं किया। उसने अपनी गर्दन अकड़ाई और अपने मुँह के सामने हाथ रखकर फिर से दाँत निकाल गया। ज़रख़ाम खान ने मीरम का मोबाइल फर्श पर गिराते इसके दोनों हाथों को पकड़कर उस पर बेड पर धकेल दिया और खुद के वजूद को घसीटते हुए दूसरी तरफ वो ले जाने लगी। वो बेड में घुसने के करीब थी तो उसने फिर से उसके दोनों हाथों को थामते उसे इतनी ही जोर से बेड की टो पर दे मारा कि मीरम का सर टकराने की वजह से चकरा कर रह गया। उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था इसलिए वो किसी तरह भी अपना बचाव करने की मजीद कोशिश नहीं कर सकती थी। इस हवसपरस्त इंसान ने घटियापन की तमाम हदूद को पार करते हुए जैसे ही उसके चेहरे की तरफ झुकना चाहा तो अपने सुन पड़ते दिमाग को वापस होश में लाने की कोशिश में वो अपना रुख बाएं सिमत में कर गई। उसने इसके चेहरे को अपने हाथ से दबोचकर सामने किया। अपनी शर्ट के ऊपरी 4 बटन खोलकर वो अपने नापाक इरादों को नज़रअंदाज कर देना चाहता था।
खोलकर वो उसे अपने नापाक इरादों की नज़र कर देना चाहता था। मेरी कैद से बचकर निकलना इतना आसान नहीं है छोरी। मेरी एक आदत है कि मुझसे जवान और खूबसूरत लड़कियां देखी नहीं जाती। वो अपने घटिया अलकाबात बोल रहा था और मीरम को थोड़ा-थोड़ा होश आना शुरू हुआ। उसकी गिरफ्त में वो तड़प रही थी। वो एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुककर अपने नापाक इरादों को तामील देने की कोशिश करने ही वाला था जब मीरम ने उसके जहरीले लम्ब से निजात पाने की खातिर अपना हाथ बढ़ाया तो करीब साइड टेबल पर पड़ा हुआ लैंप उसके हाथ लगा और उसने फौरन उठाकर उसके सर पर मार दिया। वो एक बुलंद चीख वो एक चीख बुलंद करके दूर हटा और बेड पर ही गिर गया। मीरम बिजली की सी तेजी से उठ खड़ी हुई। उसके लंबे बाल जो कुछ देर पहले जूड़े की शक्ल में बंधे थे, अब खुलकर उसके चेहरे को ढांपने लगे। वो तेज-तेज सांस ले रही थी और करीब करीब पड़ा गमला उठाकर उसे गौर-गौर से देखना शुरू किया। शायद वो ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उसे होश है या फिर वो बेहोश हो चुका है। एक हाथ हवा में बुलंद करके पकड़ा गया गमला इस बात की अलामत था कि अगर उसे गलती से भी होश आ जाता तो उसे भी उसके सर पर फोड़ देती। दरवाजे पर होने वाली जोरदार दस्तक पर अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा और तेजी से भागते हुए दरवाजा खोल लिया। आरियाल को रूबरू पार कर उसके हाथ से गमला छूटकर फर्श पर गिरा और वो बेख्तियार उसके सीने से लगकर रोने लगी। उसने सामने बेड पर पड़े बेहरकत वजूद को देखा और फिर मीरम को खुद से अलग करके इसका चेहरा अपने हाथों में लिया तो उससे बगैर दुपट्टे और बिखरे बालों के साथ देखकर वो सारा मामला समझ गया था। आरियाल ये वो सिसकियां भरकर कुछ बताने की कोशिश कर रही थी मगर मुकाबिल का चेहरा गुस्से से लाल पीला होता हुआ दिखाई दिया। इसने क्या किया है तुम्हारे साथ मीरम? सब कुछ समझते हुए भी उसने तफसील जाननी चाहिए थी। वो अरियाल उसके लफ्ज़ डगमगा रहे थे, यकायक उसकी पुश्त पर डार्लिंग नमूदार हुई तो मीरम को उसकी हालत देखकर वो भी पास आई। तुम ठीक हो मीरम? फ़िक्रमंदी से कहते उसने उसके बाल कान के पीछे किए और हाँ में गर्दन हिलाती वो उसके भी गले से लग गई। कुछ देर उसकी कमर को सहलाने के बाद उसने उसे खुद से पीछे किया और आरियाल का रुख देखा। वो जान गई थी कि अब ज़रख़ाम खान को कोई उसके हाथों से नहीं बचा सकता। अपने पैंट की जेब से पिस्तौल निकालकर वो बिफरे हुए सांड की तरह उसकी तरफ बढ़ा। मीरम ने घबराकर अपना पूरा मुंह खोलते हुए दोनों हथेलियां उसके सामने रख लीं।